Assalamualaikum. My name is Khadim Hussain. I am BS nurse, graduated from Dow University of Health Science. Today we have another special topic, that is respiratory system. This PPT is made by Madam Madhya Salim. She is a lecturer at Dow Institute of Nursing and Midwifery. So आज का जो हमारा टॉपिक है respiratory system, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के अहम तरीन टॉपिक जो है respiratory system है। वाइटल साइन का भी एक मेजर पार्ट है। तो इसी को बिना टाइम वेस्ट किए हम इनको पढ़े जा रहे हैं। स्पेशली जो इनकी पास जो भी मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एग्जाम में किस तरह सवालात आ सकते हैं, क्या सवालात उतर चुके हैं प्रीवियस पेपर में, या कैसी फैकल्टी आपको ये सवाल दे सकती हैं, या उसी हवाले से उनकी जो साइकोलॉजी क्या है ये सवाल देने के लिए। ऑब्जेक्टिव ये है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव इस पीपीटी के डिफाइन डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफाइन रेस्पिरेशन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। वो फॉलोइंग क्या चीज है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, trachea, bronchial tree and lungs. Discuss the physiology of respiration by explaining the mechanism of pulmonary ventilation, external respiration and internal respiration. Discuss the nervous control of respiration. Briefly discuss the वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। याद रखिएगा ये पीपीटी थोड़ी सी लंबी है, इसी हवाले से इसको दो पार्ट में तकसीम करेंगे ताकि समझने और समझने के लिए आसान हो जाए। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा निज़ाम जो कि इंसान जात को हेल्प करे, मदद करे सांस लेने में और सांस खींचने में। जैसे कि इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, जब ह्यूमन ऑक्सीजन टेक इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट करता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस जिस सिस्टम के थ्रू काम कर रहा होता है, सिस्टम का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन को इनहेल करना जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो प्रोसेस है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक मुकम्मल मैनेजमेंट है, एक नेटवर्क है जो कि नेजल कैविटी से शुरू होता है और वो खत्म होता है डायफ्राम पे। ये डायफ्राम एक पार्ट नहीं है, लेकिन ये इनकी जो बेस लाइन है जो कि इनको हेल्प करता है, वो भी हिस्सा लेने में हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। क्योंकि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इनका जो काम होता है ये नीचे चला जाता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम बना लेता है। तो ये नेजल कैविटी, नोस्ट्रल्स, ओरल कैविटी रेस्पिरेशन में बड़े ही काम के हैं, बड़े रोल प्ले करते हैं। हवा को गर्म करना, हवा की सफाई करना, उस हवाले से बहुत सारे काम करते हैं। फेरेंक्स एक पैसेंजर के तौर पर काम करता है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, राइट मेन ब्रोंकास, लेफ्ट मेन ब्रोंकास, राइट लंग, लेफ्ट लंग, डायफ्राम। ये जो भी पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही बनाते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके अलावा ये जो बारीक सी चीज जो कि इंटरनल एनाटॉमी को पढ़ने जा रहे हैं वो है असली रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि लंग्स के अंदर अंगूर के छुगे जैसा एक जो क्लस्टर्स होते हैं जो कि सैक्स, जिसके अंदर एक स्पेस होती है जहां पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। इस प्लेस का नाम क्या है भाई? आलिवुल्ला है। याद रखना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हेड ऑफिस है ना, जहाँ पे रियल काम होता है, जहाँ पे परमिशन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए, वो है आलिवुल्ला। क्योंकि अगर आलिवुल्ला एबनॉर्मलिटीज हो गई तो ये बहुत सारे डिजीज काज कर सकती है। आलिवुल्ला नॉर्मल है, गैस एक्सचेंज हो रही है, ब्लड और गैस के बीच में रेस्पिरेशन हो रही है, वेंटिलेशन हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है। तो ये तमाम से चीज जो भी टेक प्लेस करते हैं, द मेन ऑर्गन, मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज द आलिवुल्ला। ठीक है भाई। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के अलावा कैसे काम करता है और बाकी हिस्सों में भी क्या क्या बाकी कामों में हिस्सा लेता है? हाँ, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू द होमियोस्टेसिस। ये ना सिर्फ सांस लेने में हेल्प करता है बल्कि उनके अंदर जो होमियोस्टेसिस है उनको भी बैलेंस करता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो होमियोस्टेसिस है, जैसे कि ऑक्सीजन का अंदर आ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। कभी कभी ऐसा होता है किसी पेशेंट में कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सिस्टम क्या करते हैं? इन दोनों को बैलेंस करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को रेगुलरली इन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलरली आउट करने में हेल्प करता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये बैलेंस है। तो इसी बैलेंस सिस्टम को हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग एटमॉस्फेरिक एयर ब्लड इन टिश्यू सेल्स।
वही बात होगी। इट आल्सो हैज टू एडजस्ट पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो पीएच है उनको भी बैलेंस कर देता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कार्बन अगर कोई इम्बैलेंस हो पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो पाएगा। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा है, मतलब कि एक्सेल नहीं हो रहा, तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू वो बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली पीएच बढ़ जाएगी। इसी हालत से ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करके पीएच को भी एडजस्ट कर लेती है ये सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ किस चीज पे ये डिपेंड करता है या किस चीज का बना हुआ है। नोज है जो कि एयर की एंट्री हो रही है। फेरेंक्स है जहां पे एयर क्रॉस करता है। फेरेंक्स का दूसरा नाम है भाई थ्रोट, ठीक है। लैरिंक्स जिसका वॉइस बॉक्स नाम दिया गया है। ट्रेकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई और लंग्स। याद रखना ये जो सवाल जो प्रीवियस जो के पेपर में आ चुके हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये ट्रेकिया है ना, ये ट्रेकिया जिसका नाम है भाई विंड पाइप, याद रखना ये सवाल आ चुका है और हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में भी ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उनके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखा जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम जो कि नोज, फेरेंक्स और एसोसिएट स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि फेरेंक्स के साथ जो स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं वो जो तमाम से चीजें हैं वो कंट्रीब्यूट होकर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेते हैं। दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो है लेरेक्स जिसको वॉइस बॉक्स का नाम दिया गया है। ट्रेकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई और लंग्स। हालांकि जो लेरेक्स है वॉइस बॉक्स है वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होनी चाहिए, लेकिन आपके पीपीटी के मुताबिक, आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आपको ये जो लेरेक्स है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही पढ़ना चाहिए और यही आपके लिए वैलिड होगा। तो ये चीज याद रखना कि दो जो स्ट्रक्चर है नॉर्थ और फेरेंस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में होते हैं, जो कि लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स उनके साथ अलविला जो होते हैं ये है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजीद अगर प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक कंडक्टिंग जोन, दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेशन के हिसाब से, एयर के हिसाब से दो जोन है जहां पे एयर की एंट्री हो रही है और एयर ट्रेवल करता है। एयर की एंट्री, एयर का ट्रेवल जिसको हम रोड बोलते हैं, उस रोड पे आ जाना, वहां पे मूव करना एयर के, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का ये काम है कि एयर को ट्रैप करता है फिर एयर को पास करता है, ठीक है। यह है कंडक्टिंग जोन। दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। अब जिससे कंडक्टिंग जोन है एयर को पास किया तो आ जाएगा रेस्पिरेटरी जोन के अंदर, जहां पे ब्लड के अंदर ये गैस एक्सचेंज हो जाएंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा और ऑक्सीजन इन हो जाएगा। अब कंडक्टिंग जोन जो कि एयर को पास करने वाले है, जो पाथवे है, पैसेज वे है, वो क्या चीज है? एंट्री नो से हो रही है, फिर कहाँ भी पास होगा? फेरेंस से पास होगा, लेरेंस से पास होगा, ट्रेकिया से पास होकर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, मतलब यहाँ तक एयर की कोई काम नहीं है। यहाँ तक वो काम है कि भाई एयर की एंट्री होना और यहाँ तक आ जाना। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भाई अल्वियोलाइस आर द हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस के अंदर जाने के लिए परमिशन होनी चाहिए। हेड ऑफिस तक जो आने के लिए जो रास्ता है दैट्स कॉल्ड कंडक्टिंग जोन। तो ये कंडक्टिंग जोन था। अच्छा, इस कंडक्टिंग जोन के अंदर जैसे कि एयर की एंट्री हो रही है तो वहां पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई फंक्शन होगा। वो फंक्शन क्या चीज है? जब तक कंडक्टिंग जोन के अंदर है, ठीक है, वहां पे एयर वार्म होगा एंड फिल्टर्ड एयर, जो कि डस्ट वगैरह है वो बिल्कुल फिल्टर होगा और गर्म होगा। सवाल यह है कि यहाँ पे हार्ड क्यों होगा, वार्म क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि एयर की जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, मतलब वो कोल्ड एयर। लेकिन हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। हमारी कोशिश ये है, लेकिन हमारे ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कोशिश है कि हमें जो एयर मिले उनकी टेम्परेचर भी बॉडी से बिल्कुल मुशाबित रखने वाला हो। इसी हवाले से इनकी जो टेम्परेचर है वो रेज करके 37 डिग्री तक उनको पहुंचा लेता है। अच्छा, अब हेड ऑफिस की बारी है। हेड ऑफिस में क्या चीज है, कौन से लोग हैं? द रेस्पिरेटरी जोन, जिसका नाम है हेड ऑफिस। द रेस्पिरेटरी जोन कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होंगे। अल्वियोलर डक्ट्स, अल्वियोलर सैक एंड अल्वियोलाई। ये है असल चेयर में बैठने वाला शख्स जिसका नाम है अल्वियोलाई। इसके दो टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2, फर्दर डिस्कस करेंगे। इनका काम क्या चीज है भाई? गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। जैसे कि भाई जो कि एग्रीमेंट साइन होती है, यहाँ पे है गैस एक्सचेंज। एयर एंड ब्लड के अंदर जो गैस एक्सचेंज होती है वो काम साइन करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं अलीविला के पास। जैसे वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना मैकेनिज्म को बैलेंस कर पाएगा।
अब बारी है नोज की। नोज कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोर्शंस। वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो नोज को एक्सटर्नल और इंटरनल पोर्शन से तकसीम किया गया। External nose, the external nose consists of supporting framework of the bone and hyaline cartilage। जो कि बाहरी जो नोज है ना, जो कि एक्सटर्नल नोज, वो एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर का बना है। अब ये फ्रेमवर्क या तो बोन और कार्टिलेज का बना होगा, ये स्केलेटल है ना, तो वो बोन और कार्टिलेज दोनों का बना हुआ है। अब कौन से बोन जो है जो कि एक्सटर्नल नोज में हिस्सा लेते हैं, वही फ्रंटल बोन, नेदल बोन, मैक्सिलरी फॉर्म बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल बोन। याद रखना 3 बोन जो होते हैं वो एक्सटर्नल नोज का हिस्सा है, एक फ्रंटल बोन, नेदल बोन और मैक्सिलरी बोन। ठीक है। उसके बाद तक कौन से कार्टिलेज दें जो कि एक्सटर्नल नोज के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, वो है सेप्टल कार्टिलेजेस जो कि बीच वाला हिस्सा, लेटरल नेजल कार्टिलेज जो कि साइड्स वाले हैं, तीसरा है अल्लर कार्टिलेज। याद रख देना, ये याद करने का तरीका आसान ये है कि ALS, ए से मुराद अल्लर कार्टिलेज, लेटरल नेजल कार्टिलेज और सेप्टल कार्टिलेज, ये आपस में मिलके नोज का जो एक्सटर्नल हिस्सा बना लेते हैं। अब इंटरनल नोज क्या चीज है? इंटरनल नोज इज अ लार्ज केविटी इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल। जैसे कि इंटीरियर जो नोज है वहां पे खाली केविटी होती है, स्पेस होती है जहाँ पे हवा जाता है और हवा वहां पे गर्म होती है और उसकी वजह से फिल्टर वगैरह होती है, एक खाली केविटी है। एट लाइफ इंटीरियर, जाहिर सी बात इंटरनल नोज है तो इंटीरियर साइड है, तो नेजल बोन एंड सुपीरियर टू द माउथ। देखा जाए इनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो माउथ के बिल्कुल सुपीरियर है, जहाँ का ओरल केविटी की जो रूफ है ना वो उनकी सुपीरियर पार्ट का हिस्सा है, और जो ओपन जो एंटीरियर जो नेजल बोन है वो आपस में मिलके इंटरनल नोज को बना दे। नेजल बोन की एंटीरियर वाला हिस्सा, माउथ का सुपीरियर आपस में मिलके इंटरनल नोज को बनाते हैं। इट इज लाइंड विद मसल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इनके अंदर क्या चीज है? एक तो मसल है, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है। याद रखना कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता है। अब सवाल ये है कि कौन सी सेल्स हैं जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं? आंसर ये है गोबलेट सेल। ये सवाल भी उतर चुका है और उतरने वाला ही है, याद रखना। द स्पेस बिटवीन इंटरनल नोज इज कॉल्ड नेजल केविटी। जाहिर सी बात है केविटी है तो नेजल केविटी और नोज के अंदर है। Anterior portion of the nasal cavity just inside nostrils called vestibule। अच्छा, ये सवाल तो आ चुका है और ये हमारी जो फैकल्टी के जो मुताबिक ये सवाल भी उतर सकता है कि वेस्टिब्यूल एक टर्मिनोलॉजी भी है जिससे रिलेटेड है। वेस्टिब्यूल ना सिर्फ नोज से रिलेटेड, बाकी आजाद से, बाकी आर्गन से रिलेटेड है। लेकिन यहीं पे जो सवाल आ जाएगा कि भाई वेस्टिब्यूल की डेफिनेशन क्या चीज है। नेजल केविटी जो कि इनसाइड जो कि एंटीरियर जो पोर्शन बना लेता है, इसका नाम है वेस्टिब्यूल। एक और सवाल भी आ सकता है कि नेजल केविटी के अंदर जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाने वाला जो कौन सा है, दिट्स आल्सो कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल से रिलेटेड आपको ये डेफिनेशंस और एमसीक्यूज याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही एक अनमोल एमसीक्यू है जो कि आप फैकल्टी पूछ सकती है। इंटरनल नोड है म्यूकस, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि म्यूकस सीक्रेट बाय द गोबलेट सेल्स, मोइस्चर द एयर एंड ट्रैप्स एयर पार्टिकल्स। अब गोबलेट म्यूकस का क्या काम है कि भाई एयर को ट्रैप करना, एयर को मॉइस्चर करना, बस ये काम है म्यूकस का। अच्छा, ये सवाल बात कर देना कि गोबलेट सेल का काम क्या है भाई? म्यूकस को सीक्रेट करना। ओके। अब ऑल फैक्ट्री नर्व, याद रखना कि क्रेनियल नर्व, जब हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि क्रेनियल नर्व टोटल 12 नंबर है, और इन 12 नंबर में सबसे नंबर 1 पे जो नर्व है दैट्स कॉल्ड ऑल फैक्ट्री नर्व। याद रख देना कि ये जो नर्व है ना, कहाँ पे हो गया पैन, ये पैन, ठीक है भाई, ये जो क्रेनियल नर्व है ये क्रेनियल नर्व नंबर 1 है। ठीक है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड दी ऑल फैक्ट्री नर्व, और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि भाई जो भी सिस्टम्स होते हैं जो कि सिमेल वाली चीजें होती हैं, जो भी स्टिमुला होती है, जो कि जो चीज हम सिमेल करते हैं, तो ये तमाम से जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ऑल फैक्ट्री नर्व ही रिस्पॉन्सिबल इन काम के लिए, और दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 1। और ये किस चीज के बिटवीन है? नोज और ब्रेन के बीच में जो कि स्टिमुला है, जो कि मैसेज को लेके जाने वाला काम करता है। नोज, ये नोज की मुकम्मल स्ट्रक्चर है, नेजल बोन है दोनों की तरफ, एक तरफ सामने वाला हिस्सा है, दूसरी तरफ लेटरल वाला हिस्सा है। ये अपर लेटरल कार्टिलेज है, आप देख सकते हैं बटरफ्लाई की शेप में है। लोअर लेटरल कार्टिलेज, ये भी आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई की शेप में है।
नोज फर्दर उनकी जो कि डिटेल जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं कि भाई बोमेट्स ग्लैंड्स होते हैं, एक्सॉन वगैरह हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। अब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स से मुराद ये है कि कोई भी स्टिमुला होगा तो वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल ही उनको एब्जॉर्ब करेंगे, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे। फिर ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से ही मोटर न्यूरो रिस्पांस भेजेंगे। फिर ब्रेन के थ्रू जो भी रिस्पांस आ जाएगा वो इस हिसाब से उनको फील करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर रिस्पांस करेंगे। तो ये नोज है, ये तमाम से जो स्ट्रक्चर है नोज से रिलेटेड है। फेरेक्स, अब नोज खत्म हो गया, अब दूसरी बारी है फेरेक्स की। याद रखने देना कि इनको ये स्ट्रक्चर है फनेल शेप ट्यूब अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एमसी उतर तो नहीं चुका है लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये उतरने वाला है, क्योंकि डाउ की जो फैकल्टी है उनकी साइकोलॉजी है वो ऐसी चीजें पूछ लेते हैं जिनकी अहमियत ज्यादा हो और हमारी जो नजर में उनकी अहमियत है ही नहीं। जैसे कि हम बोलेंगे भाई अब इनकी क्या अहमियत जो हम याद करें 13 सेंटीमीटर, लेकिन इन केस अब जैसी क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ती जाएगी तो ये छोटी मोटी चीजें मैटर करती हैं। तो इसी हवाले से फैकल्टी की जो साइकोलॉजी है उनको अभी से पता है कि कौन सी चीज की अहमियत ज्यादा है, तो ये वो चीज पूछ लेती हैं जिनको हम अपने नजर में गिरा लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, फनेल शब्द है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है और कहाँ से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स एट द इंटरनल नेरीज, जहाँ पे इंटरनल नेरीज खत्म होते हैं वहीं से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, एक्सटेंड्स टू दी लेवल ऑफ क्रैकवर्ड कार्टिलेज, कहीं पे जहाँ पे क्रैकवर्ड जो कार्टिलेज है वहां तक, इंटरनल नेरी से लेकर क्रैकवर्ड कार्टिलेज के बीच में एक पैसेज लाइन है, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फेरेक्स। द फेरेक्स लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू नेजल एंड ओरल कैविटीज, सुपीरियर टू द लैरिंक्स एंड जस्ट एंटीरियर टू द सर्विकल वर्टिब्रा। याद रखना ना कि फेरेक्स की जो असली पोजीशन है वो नेजल की पीछे की तरफ है और ओरल कैविटीज के आगे की तरफ और लेरेंस के ऊपर है। जाहिर सी बात है जहां पे फेरेंस खत्म हो जाता है वहीं पे लेरेंस स्टार्ट हो जाता है। तो लेरेंस से ऊपर जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, पाइप नमा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फेरेंस। ठीक है, और सर्विकल वर्टिब्रा जो कि सामने जो कि सर्विकल वर्टिब्रा है 7 नंबर होते हैं उनके सामने इंटीरियरली है। द फेरेंस फंक्शन इज पैसेज अप फॉर एयर एंड फूड। जैसे कि पाइप नमा स्ट्रक्चर है तो इसका काम क्या हो सकता है, अंदर से खाली एक टनल शेप्ड है, या तो एयर की एंट्री हो रही है या तो फूड की एंट्री हो रही है, या तो एयर पास होगा या तो फूड पास होगा। तो ये जो काम है जो कि एयर एंड फूड की जो पैसेज के तौर पे काम करता है दैट इज फेरेंस। प्रोवाइड ए रिजोनेटिंग चेंबर फॉर स्पीच साउंड, ये ना सिर्फ ये ट्रांसफर वाला काम करता है लेकिन स्पीच साउंड के लिए रिजोनेटिंग के चेंबर के तौर पर काम करता है। जैसे कि साउंड है क्या चीज, किस चीज का वाइब्रेशन आ जाए, इसी हवाले से जैसे हम सांस लेते हैं तो वो एयर की एंट्री हो रही है फेरस के अंदर, तो वो जैसे टच हो जाती है तो एक रेजोनेटिंग चेंबर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ये इकोनिमा वॉइस प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये वहीं के लिए भी हाउस के तौर पे काम करता है। एंड हाउसेस द टॉन्सिल्स टू पार्टिसिपेट इन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। याद रखना इसमें टॉन्सिल्स भी हैं जो कि हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फॉरेन जो कि बैक्टीरिया वायरस फंजाई वगैरह हैं उनके सामने या उनके लिए हमें बचा लेते हैं। Pharynx can be divided into 3 anatomical regions। एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिसके सामने जो चीज आ जाएगा उसी हिसाब से उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि फेरेंस के सामने नोज है तो क्या काम है, नेजोफेरेंस। कहाँ पे मौजूद है, सुपीरियर पोर्शन। ठीक है, अब नीचे की तरफ आ जाओगे तो फेरेंस के सामने अगर ओरल कैविटी है, माउथ है, तो ओरोफेरेंस। पोजीशन कहाँ पे, इंटरमीडिएट पोर्शन। आप फेरेंस के सामने लेरेंक्स आ गया तो क्या नाम हो जाएगा, लेरेक्स और फेरेंस। पोजीशन कहाँ पे, इंफीरियर पोजीशन। तो ये चीज आपको याद करना है कि तीन पार्ट्स ऑफ द फेरेंस, दैट्स कॉल्ड नेजोफेरेंस, ओरोफेरेंस एंड लेरोफेरेंस। ये फेरेंस का के स्ट्रक्चर है, आप ये देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, ऊपर से स्टार्ट होता है नीचे से खत्म हो जाता है। जिस चीज के सामने है, जिस पोजीशन के सामने, जैसे कि इसके सामने नोज है, नेजोफेरेंस, और ओरल कैविटी है या टंग है तो ओरोफेरेंस, या लेरेंस के सामने है तो जिसका लैरिंगोफेरेंस। ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन या किससे सामने है, तो उसी हवाले से इसका नाम हो जाएगा फेरेंस। तो फर्दर लेरेंस, फेरेंस के जहां पे खत्म हो जाता है तो वहां पे लेरेंस स्टार्ट होगा। लेरेंस जिसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, in a short passageway that connects the laryngopharynx with trachea। याद रखना ये कनेक्शन पॉइंट के तौर पर काम करता है क्योंकि लैरिंक्स की स्टार्ट पोजीशन है लैरिंगोफेरेंस तक
तक, ठीक है, और वो खत्म हो जाती है ट्रेकिया की तरफ। तो लेरेंग फेरेंग उस ट्रेकिया के बीच में जो कि पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, दिस कॉल्ड लेरेंक्स। इसकी पोजीशन क्या चीज है, नेक की इंटीरियर पॉइंट से है, छां पे खत्म हो जाता है, एसोफेगस पे खत्म हो जाता है। और इनकी जो वर्टिकल जो कॉलम है, C4 से लेकर C6 तक, जो सर्विकल 4 से लेकर सर्विकल 6 के बीच में जो कि पोजीशन है, दिस कॉल्ड लेरेंक्स। अच्छा, इनका वॉल ऑफ द लेरेंक्स इज कंपोज्ड ऑफ 9 पीस ऑफ कार्टिलेज। ये भी याद रख देना है कि इनकी जो दीवारें हैं, जो जो वाल्स हैं, वो कार्टिलेज के बने हुए हैं, लेकिन कार्टिलेज की जो नंबर है वो 9 है। वन बाय वन क्या करके आपको याद करने की कोशिश करें। अब यो कार्टिलेज 9 है, तो या तो पेयर्ड होंगे या तो अनपेयर्ड होंगे। 3 कार्टिलेज आकर सिंगली जो कि अनपेयर्ड है। याद रखना ईटीसी के नाम पे आप इनको याद करना है। ईटीसी यहाँ पे तो मिस अलाइनमेंट है, लेकिन याद करने का तरीका यह है ईटीसी आर सिंगल या अनपेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज थायरॉइड कार्टिलेज। याद रखना है कि ये जो सामने वाला नेक्स है जो कि प्रोमिनेंट है, जिसका दूसरा नाम है एडम्स एप्पल। ये एमसीक्यू उतर चुका है, दोबारा याद करने की कोशिश करें, बिल्कुल रट लो, याद हो जाएगा। एडम्स का दूसरा नाम क्या है, थायराइड कार्टिलेज, ये अनपेयर्ड है। दूसरा एपिग्लॉइडस, वो कि लीफ शेप्ड हो जाता है। और तीसरा है क्राइकोइड कार्टिलेज, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज का नाम, उनका जो पोजीशन, उनकी जो स्ट्रक्चर है, ये याद करें। और ईटीसी आकार एन अनपेयर्ड। तो ये 3 कार्टिलेज हो गए, बाकी 6 से 6 इस हिसाब से बनते हैं क्योंकि बाकी 3 है वो पेयर्ड है। 3 कार्टिलेज आकार से पेयर्ड। वो कौन से हैं, जो कि जोड़े में होते हैं। एक एरिटिनोइड जो कि ट्रायंगुलर शेप है, इसका क्या मतलब, 2 एरिटिनोइड्स, 2 क्यूनिफॉर्म जो कि हार्न शेप, जैसे कि कई गाय बैल जानवर की जो सिंग होती है उसी स्ट्रक्चर में होते हैं, उसी शेप निमा होती हैं, तो इसका नाम इसलिए बना है क्यूनिफॉर्म। दूसरा है कार्निक्यूलेट कार्टिलेज, जो कि कॉलप शेप्ड है। आप एरिटिनोइड और क्यूनिफॉर्म कार्निक्यूलेट कार्टिलेज, ये दो नंबर होते हैं, तो 3 to the 6, 6 + 3 4 9 कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज याद करना है और उनकी जो कि शेप होते हैं वो शेप याद करना है। तो ये नॉर्मल आप देख सकते हैं कि भाई जो कि लेरेंथ के कार्टिलेज हैं, ये ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है एपिग्लॉइटस, ठीक है। क्योंकि एपिग्लॉइटस ग्लैटिस के ऊपर काम करता है, जैसे कि कोई हम खाना वगैरह खा लेते हैं तो वो उस हिसाब से उनको कवर कर लेता है ताकि खाना ऑस्ट्रेकिया लेयर्स के अंदर ना जाए। दूसरा है थायराइड कार्टिलेज, जो कि ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर, ठीक है। ये भी सिंगल है, मीन्स अनपेयर्ड है। एरिटिनोइड, ये 2 ही नंबर है, ये देखें एरिटिनोइड्स, ठीक है, ब्लू इन कलर। क्राइकोइड कार्टिलेज येलो इन कलर है, ये भी 2 इन कलर, 2 ही नंबर है, राइट लेफ्ट। और क्रोनिकुलेट कार्टिलेज जो के पर्पल कलर है, ठीक है। ये तो है, ये इनकी मतलब कि बिहाइंड पोजीशन है, पोस्टीरियर, इस हिसाब से यहाँ पे देखे नहीं दे रहा, लेकिन ये आपको जो कि 9 कार्टिलेज उनकी जो नाम है और उनका शेप है, ये आपको याद करना चाहिए। कार्टिलेजेस, एडम्स कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या है, एडम्स एप्पल का थायराइड कार्टिलेज। ये नेक के सामने बिल्कुल आपके प्रोमिनेंट है, विजिबल है। द थायराइड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ 2 फ्यूज्ड प्लेट्स। ये 2 प्लेट के जो कि कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। वो कौन सा 2 प्लेट है, एक हाइलन कार्टिलेज दैट फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ द लेरेंक्स एंड गिव इट अ ट्रायंगुलर शेप। वो हाइलन जो कार्टिलेज हैं आपस में मिलके थायराइड कार्टिलेज बना लेते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर शेप है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो शेप है, जो कि स्ट्रक्चर होते हैं 3 एंगल और 3 साइड पे डिपेंड हो, तो ये है ट्रायंगुलर शेप। एट प्रेजेंट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में है, मेल्स में भी है फीमेल्स में भी है, बट यूजुअली लार्जर फीमेल, पर ज्यादातर ये जो लार्जर है वो फीमेल मेल में लार्जर है, ठीक है। मीन्स मेल में ज्यादातर देखने वाली चीज है। ऑफ मेल्स हार्मोन ऑन ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और उनका जो इम्पैक्ट है वो सेक्स हार्मोन और ग्रोथ पे, ग्रोथ मीन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी पे असर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी हवाले से एपिग्लॉइटस, it's a large leaf-like piece of elastic cartilage and covered with epithelium, ठीक है। इलास्टिक फाइबर की एक पीस है जो कि एपिथेलियम से कवर किया गया है। ड्यूरिंग द स्वालिंग, जब खाना खाते हैं, ठीक है, स्वालिंग करने के दौरान द फेरेंक्स एंड लैरिंक्स राइज, दोनों ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एलिवेशन ऑफ फेरेंक्स वाइडस, जैसे ही फेरेंक्स ऊपर की तरफ आ जाता है तो वाइड हो जाता है। एडिट टू रिसीव फूड और ड्रिंक, ताकि वो कोई खाना वगैरह उनके अंदर आ जाए। इनके जो लेरिक्स आ जाएगा तो लेरिक्स एक एयर की एंट्री हो रही है, तो वहीं पे अगर आ जाएगा तो एयर
एयर की एंट्री ब्लॉक हो पाएगा और एक्सपायरेशन खांसी वगैरह हो पाएगा, जिसको हम बोलते हैं भाई कफ रिफ्लेक्स। तो ड्यूरिंग स्वेलिंग फेरेंक्स ऊपर आ जाता है ताकि फूड और ड्रिंक जो चीज हम खा रहे हैं वो उनके अंदर आ जाए। एलिवेशन लैरिंक्स कॉज एपिग्लोटिस टू मूव डाउन एंड फॉर्म ए लिड कवर ग्लोटस क्लोजिंग ऑफ। जैसे लैरिंक्स ऊपर आ जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, तो होगा क्या, एपिग्लोटस ग्लोटस के ऊपर आ जाएगा ताकि वो खाने के दौरान बंद हो जाए और कोई चीज इनके अंदर एंट्री ना पाए। फर्दर है क्रैक वाइट कार्टिलेज, it is a ring of hyaline cartilage and forms the inferior wall of the larynx। याद रख देना कि larynx की जो inferior wall है वो कैरोकाइड कार्टिलेज बना लेता है। ये सवाल भी आ सकता है कि भाई which of the following cartilage can make the inferior wall of the larynx, that is cricoid cartilage। okay, arytenoid cartilage, it's a paired arytenoid cartilage, triangular piece of hyaline cartilage, they attach the vocal folds in intrinsic pharyngeal muscle। याद रख देना कि यहाँ पे vocal folds है, vocal folds से मुराद ये है कि जहाँ पे आवाज निकलता है और वो आवाज फोल्ड की सूरत में लेके पैक होता है। intrinsic pharyngeal muscle, यहाँ पे pharyngeal muscle भी अवेलेबल है। तो ये था arytenoid cartilage। यूनिफॉर्म कार्टिलेज कॉलप शेप्ड है, इलास्टिक फाइबर का या इलास्टिक कार्टिलेज क्या बना हुआ है, कहाँ पे मौजूद है, एंटीरियरली मौजूद है टू दी कार्निकुलेट, कार्निकुलेट कार्टिलेज के बिल्कुल सामने मौजूद है। द वोकल फोल्ड एंड लेटर एस्पेक्ट्स ऑफ द एपिग्लोटिस, वही चीज है, मिले जुले हैं। कार्निकुलेट कार्टिलेज हॉर्न शेप्ड पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज आर लोकेटेड द अपेक्स ऑफ ईच एरिथ्मोइड कार्टिलेज, एक दूसरे के ऊपर है। जैसे हम मैंने आपको पिक्चर दिखाया था ना प्री स्लाइड से, तो अगर वो पिक्चर आपके माइंड में क्लियर है तो ये तमाम से चीज आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगा। दे आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये ही मजबूत देता है एपिग्लोटिस को। ठीक है भाई, तो इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं क्योंकि अगर ट्रिकिया बढ़ेंगे तो ज्यादातर बाकी 24 स्लाइड्स में 22 तकरीबन 24 स्लाइड्स हैं, तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए इनको यहीं पे एंड कर लेते हैं। इस हद तक कोई सवालात है तो आप पूछ सकते हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू।